नमस्कार विद्यार्थियों। हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की गोदान के बारे में और उसके अंदर जो बातें हुई उसमें मुख्य बातें ये थी कि होरी की गाय मर जाती है अपने भाई हीरा की जहर देने के कारण। उधर जुनिया हीरा के पुत्र गोबर की पत्नी वो 5 महीने का गर्भ लेकर के होरी के यहाँ आ जाती है, जिसका समाज विरोध करता है। उस पर आर्थिक दंड लगाया जाता है, 100 रुपये नगद, 30 मण अनाज का दंड। किसान में जो खलिहान में जो पैदा होता है वो वापस कर्ज के रूप में चला जाता है, उस दंड के रूप में चला जाता है, और अपने मकान को, अपना जो घर है टूटा फूटा, उसको भी 80 रुपये में गिरवी रख देता है। इधर गोबर भग कर के लखनऊ चला जाता है और मिर्ज़ापुर सेठ के यहाँ पर वो 6 आने में और बाद में 15 रुपये महीने में वो नौकरी करता है। अब इसके आगे मैंने बताया कि भोला जिससे वो गाय लेकर के आता है, होरी गाय के पैसे मांगने के लिए बार बार आता है, क्योंकि वादे के अनुसार होरी शादी नहीं करवा पाता है भोला की, और जब पैसा नहीं मिलता है तो उनके बैलों की जोड़ी को खोल करके वो ले जाता है। इधर जब राय साहब को ये पता चलता है कि होरी के ऊपर दंड रखा गया और पैसे को पंच स्वयं ही डकार गए। राय साहब बड़ा जमींदार है, उसने अपने कारिंदे नौकेराम से कहा कि जाकर के उन पंचों से वो पैसा तुरंत लेकर के आओ। जब ये बात गांव के पंचों ने सुनी कि नौकेराम पैसे लेने के लिए आ रहा है, क्योंकि वो जो छोटे साहूकार थे वो भी कहीं न कहीं राय साहब से दबे हुए थे, तो उनके पैसों को वो रख नहीं सकते थे। उन्होंने एक तरकीब सोची, एक जाल सोचा कि संपादक औकारनाथ, जो एक पत्रिका के संपादक थे, क्यों नहीं ये बात वहाँ तक पहुँचा दी जाए कि राय साहब ने होरी का शोषण किया है और उससे ये पैसे दंड रूप में वसूल किए हैं। जब ओंकारनाथ तक ये बात पहुंचती है तो ओंकारनाथ खुश होता है, उसको लगता है कि आज बड़ी मुर्गी फंस गई है। वो ये संदेश नौकेराम के द्वारा राय साहब तक पहुंचाता है। राय साहब सोचता है कि अगर ये बात पत्रिका में निकल गई, पत्र में निकल गई, तो मेरी इज्जत का फालूदा बन जाएगा और लोग, मेरी जो इज्जत है, जो जमींदाराना जो इज्जत है, वो तार तार हो जाएगी। वह संपादक ओंकारनाथ को लालच देता है कि मेरे जो 100 ग्राहक हैं जिनसे मुझे इनकम होती है, पैदा होती है, वो 100 ग्राहक मैं तुम्हें सौंपता हूँ, उनसे जो भी पैसा आएगा तुम वसूल कर लेना। दोनों में बात पक्की हो जाती है। ओंकारनाथ मान जाता है, वो उस चीज़ों को पत्रिका में नहीं छापता। अब क्योंकि होरी का सब कुछ लुट चुका है, 30 मण अनाज और 100 रुपये में उसका घर बार भी जा चुका है, उसकी खेती बाड़ी जो भी थी वो भी जा चुकी है, और रही सही कसर भोला ने पूरी कर दी कि उसके जो बैल थे, 2 बैलों की जोड़ी थी, वो भी चली जाती है। होरी को चिंता सताने लगती है कि मैं अपने परिवार का पेट पालन कैसे करूँगा, क्योंकि मेरे पास तो कोई संसाधन ही नहीं है। पंडित दातादीन मोखे की नज़ाकत को समझता है। उसको ये लगा कि होरी अब मजबूर है, वो किसी भी चीज़ को मानने के लिए तैयार हो जाएगा। वह लालच देता है कि बैल मैं उपलब्ध करवाता हूँ, बीज मैं उपलब्ध करवाता हूँ, आधे साझे में खेती कर ले। होरी के पास कोई रास्ता ही नहीं है उसको मानने के अलावा। उसने स्वीकार कर लिया, ठीक है कि मैं आधे साझे में खेती कर लूँगा। अब जब गन्ने की खेती तैयार होती है, पक जाती है, उस समय शहर से जो व्यापारी आते हैं, उन व्यापारियों से जो साहूकार हैं गांव के, वो सीधा संपर्क कर लेते हैं, और सीधा संपर्क करके दातादीन ने उन साहूकारों को 125 रुपये में होरी की जो फसल थी वो सारी की सारी वो बेच देते हैं। और उस पैसे में से, क्योंकि आधे साझे में वादा हुआ था, लेकिन कर्जा
दाता दिन से पहले होरी ने ले भी रखा था। उस पैसे में से वो जो 125 रुपये उस फसल से पैदा हुए, उसमें 1 रुपया होरी तक नहीं पहुंचा। दिन रात मेहनत की, सब कुछ किया, लेकिन 1 पैसा होरी तक नहीं पहुंचा। इधर गोबर ने मिर्ज़ा खुर्शीद की जो नौकरी थी वो भी छोड़ दी। अब वो थोड़ा सा बड़ा एक संभला आदमी बन गया। उसने खोमचा लगाना शुरू कर दिया, छोटी मोटी साहूकारी पैसे की इधर उधर उसने हेराफेरी करनी शुरू कर दी। तो शहर की रंगत उसके अंदर लौट आई। वो शहर की जो जज्बा था, जो बोलचाल थी, उसका वो लहजा उसके अंदर आ गया। एक हिम्मत बढ़ गई। अब इतना सब कुछ होने के बाद में फिर उसने सोचा कि क्यों नहीं घर जाया जाए, गांव जाया जाए, क्योंकि वहाँ वो बड़ा आदमी, उसकी नज़र में बड़ा आदमी हो गया था, कि एक बार गांव जाया जाए। वह सबके लिए, परिवार के लिए, सबके लिए कपड़े खरीदता है और कपड़े खरीद करके वो गांव चला आता है। इधर होरी के पास अब कुछ नहीं है, कर्जे में डूबा हुआ है। वो दाता दिन का मजदूर बन करके रह गया। दिन रात मेहनत करता, साहूकार जैसे कहते, धूप में, गर्मी में, सर्दी में, वो दिन रात लगा रहता। सूख करके कांटा एक किसान, पेट में अन्न का एक दाना नहीं, पीने के लिए जिसे पानी नसीब नहीं हो। आप समझ सकते हैं उसकी स्थिति क्या होगी, कैसे वो धूप में काम करेगा। बेचारा काम करता करता बेहोश हो जाता है, और बेहोश होता है तो उस जमींदार के, उस पंडित के 4 आदमी उठा करके होरी को उसके घर ले जाके खाट में पटकाते हैं। ठीक उसी समय गोबर अपने घर पहुंचता है और वो स्थिति को देखता है, तो देख करके वो दुखी हो जाता है। उधर जब उस सारी स्थिति को देख लेता है, उसको लगता है कि यहाँ स्थिति विकट है, विकराल है, और उसको ये पता चलता है कि भोला उनके बैलों की जोड़ी को ले गया है। वो सबसे पहले भोला के वहाँ जाता है, क्योंकि शहर की रंगत उसके अंदर है, उसके अंदर वो जज्बा पैदा हो गया है। वो भोला से जाकर के कहता है कि मैं तेरे पुत्र जंगी को नौकरी लगा दूंगा। भोला राजी हो जाता है, खुश होता है। वो 2 बैलों की जोड़ी को मुफ्त में गोबर को सौंप देता है। गोबर लेकर के उसे अपने घर आ जाता है। जब दूसरे तीसरे दिन होरी काम करने के लिए दाता दिन के वहाँ नहीं पहुँचा, दाता दिन चल करके आता है, फटकारता है, लेकिन गोबर, जिसको शहर की सभ्य संस्कृति ने कुछ सिखा दिया, वो दाता दिन को फटकार देता है कि हमें नहीं करना काम, तुम्हारे जो पैसे हैं वो ले लो। दाता दिन का 30 रुपए का कर्ज वह 200 रुपये बताता है। गोबर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है कि 200 रुपये आपने किस हिसाब से किए, 200 रुपये मैं नहीं दूंगा। होरी खाट में पड़ा, क्योंकि वो निर्दोष किसान है, लेकिन वो डरता है, संस्कारों से डरता है, वो धार्मिक चीज़ों से डरता है। उसके दिमाग में ये बिठाया गया है कि ब्राह्मण का एक पैसा रख लिया तो तुम नरक के भागीदार बनोगे, और उस डर की वजह से वो गोबर से कहता है कि नहीं, ब्राह्मण का एक पैसा हमें नहीं रखना। अगर ये 200 रुपये मांगता है तो 200 रुपये से दे दो। खैर, गोबर 200 रुपये दे देता है, लेकिन वो इतना तंग हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि होरी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं जो वो समझाना चाहता है, क्योंकि वो गांव की संस्कृति, वो शहर में जाकर के उन चीज़ों को समझ गया। वह अपनी पत्नी जुनिया को लेकर के लखनऊ वापस दूसरे दिन चला जाता है। जब बच्चे घर में नहीं है, जुनिया चली जाती है, उसका बेटा चला जाता है, पोता चला जाता है, तो दुखी हो जाता है, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता बचता ही नहीं है। अब इधर दाता दिन का पुत्र माता दिन, जो एक चमारिन सिलिया को रखेल बनाए हुए है। सिलिया का परिवार परेशान हो गया। परेशान होकर के एक दिन उसने दाता दिन के पुत्र माता दिन को बीच रास्ते में पकड़ लिया और पकड़ करके उसके मुंह में हड्डी ठूसने का प्रयास किया कि इसको चमार बनाएंगे। सिलिया उसे बचा लेती है कि मैं इनके साथ ही रहूंगी,
माता दीन के साथ ही रहूंगी। लेकिन इस बात का नाजायज फायदा माता दीन उठाता है और सिलिया को घर से बाहर धक्के दे के निकाल देता है। निराश्रित सिलिया अब जाए तो जाए कहाँ। चलती चलती वो धनिया के द्वार पर आ जाती है और धनिया जब उसकी वो स्थिति देखती है तो दुखी होती है। वो उसे अपने घर में शरण दे देती है। इधर होरी की जो बड़ी पुत्री है सोना, वो 17 वर्ष की हो जाती है और 17 वर्ष की होने के साथ साथ गांव के जो लफंगे हैं वो बुरी नज़रों से उसे देखते हैं। वो होरी को लगता है कि मुझे अपनी बच्ची की शादी कहीं न कहीं कर देनी चाहिए। वो पास के गांव सोनारी में जाता है और एक धनी किसान के पुत्र के साथ रिश्ता तय करके आ जाता है। लेकिन उसको इस बात का भी डर है कि वो किसान धनी है, दहेज मांगेगा तो मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। आखिर क्या करूँगा मैं, कैसे इस रिश्ते को करूँगा। ये बात सोना सुन लेती है होरी की पुत्री। वो सिलिया से कहती है कि तू पास के गांव सोनारी में जा और मेरे होने वाले पति से ये सारी बात बताए कि तुम्हें दहेज की मांग नहीं करनी। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो दहेज नहीं मांगना। सोना के कहे अनुसार सिलिया उस गांव में जाती है और उनके भावी पति को समझाने का प्रयास करती है। वो समझ जाता है। वे किसी नायक के माध्यम से ये संदेशा भिजवाते हैं कि हमें दहेज की आवश्यकता नहीं, हमें आपकी बेटी चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। अब ये बात जब हम पहुंचती है तो धनिया का भाव जागृत हो जाता है कि नहीं, हमारी बिटिया है, हम तो धूमधाम से शादी करेंगे। क्योंकि उधर वो मांगने से मना कर रहे हैं, लेकिन अब ये अहंकार जग गया धनिया का कि वो लोग ऐसे हमको कैसे समझ सकते हैं कि हम हमारी इच्छा से बहुत अच्छी शादी हम करेंगे। दोस्तों, कहानी इससे आगे भी है। अगले एपिसोड में इसकी चर्चा करेंगे। बाय।